स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु बम यानी परमाणु बम बनता कैसे है और परमाणु बम के बारे में एक रोचक इतिहास जानेंगे कि परमाणु बम आखिर बना तो कैसे बना था और इसके बनाने के पीछे के कारण क्या था कि इतना इस संसार का इतना ये भयावह या इतना विनाशकारी हथियार बना तो कैसे बना। आज उसी कहानी को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये परमाणु बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक क्रिया है। और अगर सिंपल शब्दों में कहें तो एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। देखिए, इसके जो बहुत से लोगों का कहना है कि या बहुत लोग भारत में ये भावुक हो जाते हैं जब भी कभी परमाणु बम का नाम आता है, तो वो लोग बड़े भावुक हो जाते हैं कि जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये सब जब देश होते हैं या अमेरिका, रूस, अभी तो युद्ध भी चल रहा है, तो लोगों के मन में एक भावना ये जुड़ी होती है कि क्यों ना दो चार परमाणु बम पाकिस्तान पे छोड़ दिया जाए। कभी झगड़ा होता है भारत का या चाइना पे क्यों ना छोड़ दिया जाए। देखिए, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि परमाणु बम अगर आप किसी भी देश पे आप छोड़ते हैं, किसी भी देश पे आप छोड़ते हैं, तो इससे पूरी मानव जाति को या इस पूरी सृष्टि को इससे हानि होगी। क्योंकि जिस जगह पे अगर आप परमाणु बम छोड़ेंगे तो वहाँ का तापमान अचानक से 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाएगा। और 7000 डिग्री सेल्सियस तापमान का मतलब समझ लीजिएगा कि तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ पे जो धूल कण होंगे या जो पेड़ पौधे होंगे, घर मकान, मानव, जीव जंतु 10,000 डिग्री सेल्सियस में, ये 7,000 डिग्री सेल्सियस में सब क्या हो जाएंगे, धूल कण बन के उड़ने लगेंगे वायुमंडल में। और करीब इन धूल कणों को फिर जमीन पर बैठने में करीब 10,000 साल लग जाएगा। 10,000 साल लगने का मतलब है कि आप प्रकाश संश्लेषण कैसे करवाएंगे पेड़ पौधों से, यानी कि एक तरीके से जितने दूरी तक तापमान ये रहे, मतलब ये धूल कर उड़ेंगे, उतने दूर तक जीव जंतुओं का विनाश हो जाएगा, यानी कि नए जीवन की उत्पत्ति होने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। तो बहुत ही विनाशकारी है ये। और पूरी पृथ्वी के समापन के लिए कितने 7 से 8 परमाणु बम ही काफ़ी है। आप लोग जानते हैं कि रसिया के पास अभी जो सिपरी की रिपोर्ट आया था, रसिया का मानना है कि उसके पास 1600 है और अमेरिका का कहता है कि मेरे पास 1200 के आसपास है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास 160 है और भारत कहता है कि हमारे पास 150 है। कुल टोटल वर्तमान में 9 देश है जिनके पास परमाणु बम है। 9 देशों के पास है परमाणु बम। तो और उनमें से जैसे कि लोगों में आपस में समझौता होती है कि भाई आपने इतने परमाणु बम क्यों रखा है। जब अमेरिका से पूछा गया कि भाई आप इतने परमाणु बम काहे रखे हैं, आप विश्व शांति के लिए कार्य करते हैं, तो आप इतने बड़े परमाणु बम क्यों रखे हैं, तो उसने, और रसिया से पूछा गया तो उसने भी जवाब दिया था, एक ही जवाब दिया था। उनका कहना था कि हम इस पृथ्वी के चौधरी लोग हैं और हम चौधरी हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि जब किसी दूसरे ग्रह के लोग, एलियन लोग हमारे भारत पे या हमारी पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे तो हम चौधरी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी को उनसे क्या करें, एलियन से रक्षा करें। तो वो झूठी का अपना बहाना बनाकर इतने हथियार अपने पास परमाणु बम रखे हुए हैं। और जब पूछा गया चाइना से तो चाइना ने कहा कि भाई हम भी विश्व शांति के लिए हथियार बना कर रखे हैं। और भारत से जब पूछा गया तो भारत ने कहा कि भाई जिसके पड़ोसी में इतना बड़ा दुश्मन हो, चाइना हो, तो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए तो हमें परमाणु बम रखना होगा। और जब पाकिस्तान से पूछा गया तो पाकिस्तान ने कहा जब भारत रखा है तो हम क्यों नहीं रखेंगे, हम भी रखेंगे। तो ये इस प्रकार का जवाब दिया पाकिस्तान ने। तो इस तरीके से बात होती है। कुल टोटल 9 देशों के पास है परमाणु बम, जिसमें कि एक अमेरिका है, चौधरी साहब है, और एक ब्रिटेन है, एक फ्रांस है, 3 हो गए, और एक चाइना 4, रसिया 5, और एक उत्तर कोरिया 6, भारत 7, पाकिस्तान 8 और इजराइल 9। इन 9 देशों के पास परमाणु बम है वर्तमान में, इन देशों के पास। चलिए हम लोग बात करते हैं कि परमाणु बम की शुरुआत आखिर हुई तो कैसे हुई थी। देखिए, बात है ये 1934 की। 1934 में एक वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक थे 1934 में। उस व्यक्ति का नाम था फर्मी। क्या नाम था? फर्मी। इन फर्मी महोदय ने क्या किया था कि न्यूट्रॉन की मदद से न्यूट्रॉन की मदद से इन्होंने क्या किया था कि यूरेनियम पे न्यूट्रॉन को बमबारी का मतलब एक तरीके से कि ये यूरेनियम के नाभिक है, इस यूरेनियम के नाभिक पे उन्होंने न्यूट्रॉन को भेजा तो इस नाभिक से नए तत्वों का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मतलब कि अगर यूरेनियम के नाभिक में अगर आप न्यूट्रॉन भेजते हैं तो इससे नए तत्व बन जाएंगे। इसकी खोज किया था फर्मी साहब ने इसकी खोज की थी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम से नए तत्व बनने के जो प्रक्रिया की जो खोज की थी वो किसने किया था? फर्मी साहब ने खोज किया था। फिर बात है 1938 की, 1939 की। 38 में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था ऑटो हान। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत किताबों में देता है कि परमाणु बम की खोज किसने किया था, तो नाम आता है ऑटो हान। तो परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने नहीं किया था, बल्कि यूरेनियम के नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया की जो खोज की थी वो किसने किया था? ऑटो हान ने। यानी कि नाभिक के विखंडन, यूरेनियम के नाभिक के विखंडन की जो शुरुआत की थी वो किसने किया था? ये ऑटो हान साहब ने किया था।
अब ये मामला ये था कि अगर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया ऑटो हान ने कर लिया तो इसका मतलब ये था कि परमाणु बम की बनने की प्रक्रिया बहुत आगे पहुंच चुकी थी। ऑटो हान साबित तरीके से कहे तो परमाणु बम बना सकते थे, इतनी पावर इनके पास थी। लेकिन वही ये थे कि विपरीत बुद्धि विनाश काले वाला जो हाल है वही हाल था हिटलर का। जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 में शुरू हो गया और 1945 तक चला था जो सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें क्या था कि जर्मनी ने पूरे यूरोप में लगभग तबाही मचा रखा था और सभी को लगभग हराता हुआ भी चल रहा था। लेकिन उसका अब सोचना था कि हम एक ऐसा हथियार बना ले कि लड़ाई हम इतनी लंबे समय तक ना चले, बल्कि क्या करें, एक छोटे से समय में ही पूरे के पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार को समाप्त कर दें। उसका ये सोचना था। तो वो नाभिकीय विखंडन नहीं, परमाणु बम की क्रिया पर बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा था। लेकिन उसने एक गलती कर दी, उसने बदमाशी ये कर दी, हिटलर साहब ने गलती ये किया कि उन्होंने अपने यहाँ जर्मनी में यहूदियों को देश छोड़ करके निकल जाने के लिए कहा। और यहूदियों से उनको नफरत इतनी क्यों थी भाई? क्योंकि यहूदियों से नफरत ये था क्योंकि उनका मानना था क्योंकि यूरोप में बर्बादी का सबसे बड़ा, जैसे कि अगर भारत में कहें कि भारत में 10% लोगों के पास देश की 70% संपत्ति है, देश की 70% संपत्ति है और 90% लोगों के पास भारत में कितनी संपत्ति है? मात्र 30% है। तो इसका मतलब है कि 90% लोगों के पास 30% है, तो ये 90% किससे नफरत करेंगे? इस 10%। तो हिटलर का भी सोचना ये था कि जो यूरोप है, इस यूरोप में यहूदियों की जनसंख्या मात्र 10% थी। कितनी थी? 10% थी। लेकिन यूरोप की जो संपत्ति में उनकी भागीदारी थी 70% थी, 70% थी। तो हिटलर ने सोचा कि हम इन यहूदियों को क्या करते हैं, जो 10% यहूदी हैं इनको समाप्त कर दें। इनको समाप्त कर देंगे तो इनकी जो ये 70% प्रॉपर्टी है हम 90% लोग आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो सबसे बड़ा रीजन था कि हिटलर का मानना था कि हमारे देश के बर्बादी का या यूरोप के बर्बादी का जो सबसे बड़ा जड़ कौन है? यहूदी लोग हैं। तो उसने इन यहूदियों 10% यहूदियों को समाप्त करने के लिए उसने क्या कर दिया? आदेश दे दिया। बस इतनी सी गलती कर दी। अब ये जो परमाणु बम पे जो विखंडन की बात जो वैज्ञानिक वहाँ के सोच रहे थे, जो नाभिकीय विखंडन पे कार्य कर रहे थे, वो भी यहूदी थे। और उसी में यहूदी में एक और व्यक्ति का आप लोगों ने सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन भी उस वक्त जर्मनी के ही नागरिक थे। और एल्बर्ट आइंस्टीन भी उस वक्त 1939-40 के वक्त में वो भी जर्मनी छोड़कर भागे। अंदर हिटलर ने तो ये भी कर दिया था कि आइंस्टीन साहब को भी मार दो। और बहुत से वैज्ञानिक जो परमाणु बम पे कार्य कर रहे थे, ये इन लोगों को भी मारने का आदेश दे दिया गया था। लेकिन उसको पता नहीं था कि परमाणु बम ये लोग बना रहे हैं। ऐसे समय में अपनी जान बचाने के लिए वो जो एल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे, जो बड़े वैज्ञानिक थे बहुत बड़े, वो भी भाग के गए कहाँ पर? अमेरिका में अपनी जान बचाने के लिए। और ये जो वैज्ञानिक थे ये भी अपनी जान बचाने के लिए कहाँ गए? अमेरिका भाग के गए। और एक महिला की मदद से अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, कौन? उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चूँकि 4 बारी से वो राष्ट्रपति बने थे, 4 बारी राष्ट्रपति बने थे, चुनाव जीत कर। वो एकमात्र अमेरिका के सबसे अधिक दिन तक राष्ट्रपति बनने वाले थे। वो जल्दी चुनाव हार भी नहीं रहे थे। मरने के बाद तो उनके बाद संविधान में संशोधन करके कर दिया गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है अब 2 बारी के बाद दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उन्हीं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्हीं की बात है। तो उनके पास ये खबर पहुंची परमाणु बम बनाने की। तो उन्होंने क्या किया कि इन व्यक्तियों को परमाणु बम बनाने के लिए एक योजना शुरू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब ने। उस योजना का नाम था मैनहट्टन प्रोग्राम। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि मैनहट्टन प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो मैनहट्टन प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। और ये वहाँ के एक अध्यक्ष थे, इसके उस अध्यक्ष वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन वो जो मैनहट्टन प्रोग्राम जो चला था वो किसकी देखरेख में चल रहा था? उस व्यक्ति का नाम था ओपेनहाइमर। तो परमाणु बम का आविष्कारक किसको कहा जाता है? ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर साहब के देख रेख में ये मैनहट्टन प्रोग्राम चल रहा था परमाणु बम बनाने का। ये अब अमेरिका परमाणु बम क्यों बनाना चाहता था, उसके लिए मैनहट्टन प्रोग्राम क्यों शुरू किया था? तो याद रखिएगा कि 1941 के समय में जापान ने क्या किया था कि अमेरिका का एक छोटा सा जगह है जिसका नाम था पर्ल हार्बर। अब जिसे अमेरिका मान लो कितना बड़ा एरिया है, अमेरिका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस अमेरिका का एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। हवाई द्वीप से थोड़ा सा दूर पर है पर्ल हार्बर, प्रशांत महासागर में द्वीप पड़ता है। और जापान एक छोटा सा देश है। जापान क्या है? छोटा सा देश है। एक जापान छोटा सा देश है। ये उस वक्त बहुत हवाबाजी कर रहा था। जापान क्या कर रहा था उस वक्त? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ थे और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये सब एक तरफ थे। तो ये हवाबाजी करते हुए जापान ने क्या कर दिया? इस अमेरिका के इस शहर को क्या कर दिया? उड़ा दिया। पर्ल हार्बर को उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया। अब अमेरिका के सामने एक समस्या थी क्योंकि वहाँ का फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति चुनाव जीत के आए थे। तो उनके सामने ये समस्या थी कि भाई अब देश की रक्षा नहीं कर पा रहे ठीक से। तो अमेरिका को
ये था कि इससे लड़ने भी नहीं रहे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एक छोटा सा देश था और ये जाके तड़कू कि ये छोटा सा देश भले था लेकिन बड़ा शक्तिशाली था। अब इतना आप समझ लीजिए कि जैसे अगर आपको मैं एहसास कराऊं तो जैसे आप अपने घर में अगर मान लीजिए कि 25 साल के हैं और आपके घर में कोई 6 साल का 7 साल का कोई लड़का आता है और आपको गाली देता है और आपको 4 झापड़ मारता है, सोचिए आपको हरे तरह भी गिरता है, गाली भी देता है, बड़ी बेइज्जती आपको करता है, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने इस बच्चे को कुछ किया तो ये बच्चा जो है इतना मजबूत है कि मुझे और मारेगा। यही हाल इस अमेरिका का था कि ये बहुत बड़ा तो था, इसके आगे ये जापान बहुत छोटा है, लेकिन ये इसका कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इसने सोचा कि इसका कुछ करने के लिए हम एक ऐसा हथियार ही बना लेते हैं, क्योंकि इसके साथ जर्मनी था और अमेरिका लड़ाई में उतरना भी नहीं चाहता था। तो इसने क्या किया कि परमाणु सोचना कि एक ऐसा हथियार बना ले कि इस छोटे से देश को क्या कर दे, हम तबाह कर दे, और इसके साथ साथ इसका जो गुरु है, जो इसके बड़े भैया है जर्मनी, उस जर्मनी को भी तबाह कर दे। तो उसने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो प्रोग्राम शुरू किया था उस प्रोग्राम का नाम था मैनहट्टन प्रोग्राम, जिसके कि मुख्य जो करता धरता थे कौन थे, ओपेनहाइमर। ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ओपेनहाइमर साहब, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उधर जर्मनी भी बहुत तेज़ी से न्यूक्लियस फोर्स यानी कि परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा था और इधर से ओपेनहाइमर साहब भी बहुत तेज़ी से अपना कार्य कर रहे थे। फाइनली आते आते अगस्त 1945 में ये परमाणु बम बनाकर तैयार कर लिया अमेरिका ने। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि अगस्त 1945 में परमाणु बम अमेरिका ने बनाने को तो बना लिया, लेकिन जिस कार्य के लिए बनाया था कि हिटलर को पहले हराना है, हिटलर ने जुलाई में ही क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। जान जाएंगे हम युद्ध हार जाएंगे तो हिटलर ने जुलाई में आत्महत्या कर लिया था, मतलब जर्मनी आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि रूस जाकर उसको बहुत झापड़ी आया था, खूब अच्छे से हराया था उसको, तो वो तो लड़ाई से बाहर हो गया था। अब ये था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी मर चुके थे, उनके बाद उनके जगह पर एक नया राष्ट्रपति था जिसका नाम था ट्रूमैन, क्योंकि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उसी वक्त मर चुके थे, इस परमाणु बम के बनने से पहले ही मर चुके थे। तो ट्रूमैन जब नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सोचा कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया इस परमाणु बम को बनाने में, अब इसका उपयोग करें तो क्या करें। ऐसे इनको परमाणु बम छोड़ने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन पैसा इतना अधिक खर्च किया था और दुनिया में अपने आप को चौधरी भी, अब इनके पास मौका था ट्रूमैन के सामने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो नए नहीं बने थे, इनके सामने ये था कि हमें अमेरिका को दोबारा चुनाव लड़ना है, चुनाव जीत भी जाएं और दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर सकें, क्योंकि उस वक्त दुनिया का चौधरी अमेरिका नहीं हुआ करता था 1945 से पहले। उससे पहले यहाँ का चौधरी इस दुनिया का हुआ करता था, ब्रिटेन हुआ करता था, फ्रांस हुआ करता था, जर्मनी हुआ करता था, ये आपस में लड़ रहे थे। तो इसको था कि हम किसी तरीके से अपनी चौधरी भी दिखा पाए। तो इसने क्या किया, जुलाई में बना कर तैयार कर लिया था, मतलब मर तो गया था वो कब, अब ये अगस्त में बना कर तैयार कर लिया था, अगस्त में। तो जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अपनी इस दुनिया पे चौधरीपन कायम करने के लिए, चौधरी बनने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि इस छोटे से जगह पर, इस छोटे से देश में, अब देखना जो एक तरफ अमेरिका जिधर से लड़ रहा था यानी मित्र राष्ट्र और जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, लगभग सब लोगों ने हार मान लिया था, लेकिन जापान हार नहीं मान रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में सब देशों ने हार मान लिया जो लोग लड़ रहे थे विपक्ष में, लेकिन ये छोटा सा देश था ही नहीं हार मान रहा था। तो ट्रूमैन ने कहा कि आप हार मानेंगे कि नहीं जापान से, इस जापान से छोटा सा जो देश था, इसने कहा कि नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया कि 6 अगस्त को उस जो परमाणु बम था, जो परमाणु बम छोड़ा था, उसका नाम था लिटिल मैन। क्या नाम था? लिटिल मैन। इस जापान का एक शहर था जिसका नाम था हिरोशिमा। इस हिरोशिमा पे लिटिल मैन नामक परमाणु बम छोड़ा, पूरा शहर तबाह हो गया। पूरी दुनिया देखता रह गया कि ये कौन सा हथियार है भाई। अभी हम लोग लेके लड़ रहे हैं, टैंकर लोग लेके लड़ रहे हैं, मिसाइल मतलब गोला बारूद ये सब लेके लड़ रहे हैं, लेकिन ये कौन सा हथियार है कि ऊपर से आया, यहाँ का तापमान अचानक 7000 डिग्री सेल्सियस और सब धुएं बन के उड़ने लगे, कोई रोने गाने वाला भी नहीं बचा। फिर उसके बाद अमेरिका के ट्रूमैन साहब ने इस जापान के प्रधानमंत्री से कहा कि अभी आप लड़ाई हार मानते हैं कि नहीं। तो जापान ने क्या बोला, जापान के उस वक्त राष्ट्रपति थे, उसने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी डिक्शनरी में सरेंडर नाम की कोई शब्द ही नहीं बनी है, ऐसे शब्द बोला। अब फिर क्या था कि मेरी डिक्शनरी में सरेंडर नाम का कोई शब्द नहीं था, तो उसने कहा
ट्रूमैन साहब ने कहा कि एक और परमाणु बम छोड़ दो उस पर। तो इस बार जो छोड़ा फैटमैन, ये और ख़तरनाक था। इस बार परमाणु बम फैटमैन नामक हथियार छोड़ा। 9 अगस्त को 3 दिन बाद लॉन्च किया। अब ये फैटमैन जैसे ही जाकर के जापान के ये बगल में, जापान में ही नागासाकी भी छोड़ा 9 अगस्त को। फैटमैन नामक परमाणु बम सेकंड वाला, पहले वाले का लिटिल मैन, दूसरे वाले का फैटमैन। और ये कब छोड़ा? 9 अगस्त को। कहाँ पर? नागासाकी में छोड़ा। छोड़ने के बाद देखा कि पूरा नागासाकी तबाह हो गया। अब नागासाकी पूरा तबाह हो गया, फिर ट्रूमैन साहब ने कहा अभी बोलो सरेंडर बोलते हो कि नहीं? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे डिक्शनरी में अभी भी इस सरेंडर नाम का कोई शब्द नहीं है। तो ट्रूमैन साहब ने कहा कि इस बार 2 परमाणु बम लेके जाओ। फिर उसने कहा कि भाई बात को समझो, पहले प्रेम से समझो। अब जान गया कि ये दूठ और अब संगमा छोड़ेगा। तो अब जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि रुको पहले बात समझो। उसको फिर कायदे से समझौता। उसने कहा ठीक है, अच्छा हम हार मान लेते हैं। तो 14 अगस्त को फाइनली जापान ने अपने आप को हार मान लिया, हार स्वीकार कर लिया। और इस तरीके से दुनिया में की राजनीति को पूरी बदल दिया था। इस परमाणु बम ने दुनिया में एक नया चौधरी बना के खड़ा कर दिया। और उसके बाद फिर किसी से पूछा जाने लगा ब्रिटेन से कि भाई तुम चौधरी बनोगे? तो ब्रिटेन ने कहा कि नहीं हम चौधरी नहीं बनेंगे, क्योंकि जाकर किससे बात करना होगा? अमेरिका से बात करना होगा कि भाई मैं चौधरी बनना चाहता हूँ। और फ्रांस से कहा गया तुम जाओगे चौधरी बनने? फ्रांस ने कहा हम कहाँ चौधरी बनने के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई तो लड़ रहे ये बदमाश आदमी जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रहे हैं चौधरी बनने के लिए। तो जर्मनी से कहा गया तुम जाओ। तो जर्मनी ने कहा कि मैं तो पहले ही से बर्बाद हूँ, मैं तो हारा हूँ, मैं कहाँ से चौधरी बनूंगा? रूस से कहा गया कि तुम जाओ भाई। तो रूस ने कहा कि मैं जाऊँगा लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि उस वक्त परमाणु बम किसके पास था? केवल और केवल अमेरिका के पास था। रूस से कहा गया तो रूस ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, क्योंकि रूस भी अंदर परमाणु बम का परीक्षण कर रहा था 1945 से। क्योंकि चौधरी बनने की इसके मन में इच्छा थी, क्योंकि ये भी लड़ाई लड़ा था, इसने जर्मनी को हराया था रूस ने। तो असली तो चौधरी बनना चाहिए था रूस को, लेकिन रूस नहीं बन पाया क्योंकि परमाणु बम नहीं था। अब अगर रूस से ज़्यादा उछलता तो मतलब कि अमेरिका से लड़ना पड़ता। और इस तरीके से उस वक्त दुनिया के चौधरी एक पावर बना, कौन था? अमेरिका। और रूस अंदर ही अंदर चल रहा था। अब जब अमेरिका चौधरी बनेगा तो उसका ये था कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, दुनिया मेरे हिसाब से चलना चाहिए। उसने क्या किया कि लगभग ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों से कहा कि जो जो देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाए हैं, सब देशों को जल्दी से जल्दी क्या किया जाए? आज़ाद किया जाए। इसमें अमेरिका क्या फ़ायदा होगा? अमेरिका का फ़ायदा ये था कि जब ये जो गुलाम देश है, अगर इन पर से नियंत्रण हट जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों का, तो इन देशों में मैं अपना रोजगार, मैं अपना व्यापार करूंगा। और व्यापार करूंगा तो डायरेक्ट उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा, इनडायरेक्ट रूप से उनका व्यापार मेरे हिसाब से चलेगा। अमेरिका की ये राजनीति, इसे कहते हैं नौ उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनिज्म। पहले इससे जो चलता था कॉलोनिज्म यानी औपनिवेशवाद, मतलब डायरेक्ट वहाँ की सत्ता को अपने हाथ में रख लेना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? नौ उपनिवेशवाद। आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा 2019-20 के वक्त में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो मोदी जी ने एक नियम लागू किया था कि हम अपने देश में हाइड्रोक्लोरोक्विनोन जो मेडिसिन यूज होता है उसको हम लोग दूसरे देश में नहीं भेजेंगे, हम पहले अपने यहाँ की सेवा करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या था, एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विनोन दवा अगर हमें नहीं भेजा तो इसकी सज़ा भुगतने को तैयार हो जाएगा। तो तुरंत मोदी जी ने अगले दिन सुबह क्या किया, अपनी विदेश पॉलिसी चेंज कर दिया। इतना समझ रहे कितना बड़ा प्रभाव है अमेरिका का, कि अमेरिका जो भी बात कर दे वर्तमान में सब देशों उसकी बात मानती है। तो अमेरिका को नया चौधरी बना के दिया, लेकिन उसकी चौधरीपन ढेर दिन चली नहीं। उसके सामने एक कंप्यूटर उत्पन्न हो गया था 1949 में। कौन? रूस ने भी परमाणु बम बना लिया था 1948 में। तो उस वक्त जो रूस बना लिया था परमाणु बम, तो वही जो युद्ध है, वही वर्तमान, वही लड़ाई रूस और अमेरिका की लड़ाई आज भी चल रही है। उसी बेचारे उन्हीं दोनों लड़ाई में बीच में जो देश फंस जाता है बेचारा, वो बहुत बीच में झपड़िया जाता है। सब कहते हैं ना कि जैसे दो नाव के बीच में जो पड़ जाता है उनकी स्थिति खराब हो जाती है ना, जैसे जो चक्की के बीच में भी जो पड़ जाता है जो अनाज, उसके भी स्थिति खराब। तो इसी प्रकार से रूस और अमेरिका के बीच इस बार बेचारा फंस गया। कौन? यूक्रेन। बेचारा खूब झपड़िया जा रहा है। वो दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, वो बदमाश देश हैं दोनों, रूस भी और अमेरिका भी, दोनों बहुत बदमाश है। अपना हथियार बेचने के लिए दुनिया में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा लफड़ा करवाते रहते हैं। दोनों विश्व में बहुत बड़े हथियार के निर्यातक हैं। और विश्व में जब शांति रहेगी तो इनके हथियार बिकेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपस में झगड़ा करवाते रहेंगे और माहौल बनाए रहेंगे दोनों एकदम टाइट होकर कि लड़ाई हो ही जाएगी। जो बेचारा बीच में पड़ गया उसकी स्थिति खराब। ठीक है, तो बातों को समझा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, बहुत बड़ी इसमें राजनीति होती है। राजनीति जो लोग समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो कोनो बात नहीं। चलिए हम लोग आते हैं अब। ये तो इस तरीके से परमाणु बम का आविष्कार हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ओपेनहाइमर साहब ने किया था, न कि ऑटो हान साहब ने। एक बार मिटा लेते फिर उसके बाद परमाणु बम कैसे बनता है उस बातों को समझते हैं।
तो चलिए अब हम आपको परमाणु बम बनाना सिखाते हैं। आप भी परमाणु बम बना के आप भी दुनिया के चौधरी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब किसी भारी नाभिक पर, जब किसी भारी नाभिक किसे कहते हैं भाई? भारी नाभिक का मतलब होता है कि ऐसे परमाणु जिसके केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? अत्यधिक। ये नहीं कि परमाणु क्रमांक संख्या 20-25 ऐसे वाले नहीं, उनके परमाणु संख्या अधिक होनी चाहिए। जैसे कि उसमें आता है एक यूरेनियम 92-235। 92-235 ये 92 क्या है? परमाणु क्रमांक है। और इसका परमाणु भार क्या होता है? यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों को जोड़कर परमाणु भार होता है। तो यानी कि जब 92 यूरेनियम 235 पर किसकी बमबारी की जाती है? न्यूट्रॉन की, यानी कि धीमी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, धीमी न्यूट्रॉन की। बहुत कुछ बातें आपको भी नहीं समझ आएगा क्योंकि अभी मैं वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, नहीं तो मैं आपको धीरे धीरे आराम से डिटेल में समझाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पर तो मैं समझा ही रहूँगा, अगर कुछ बातें जो छूट जाएगी, अगर आपको ना समझ में आई होगी तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल से फिर समझाऊंगा, ताकि वीडियो थोड़ा सा इस बार बस विखंडन समझाएंगे। इतिहास तो ख़त्म ही कर दिया है, तो आगे से बस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए जब किसी भारी नाभिक में धीमी गति से न्यूट्रॉन भेजते हैं। न्यूट्रॉन ये क्या है? न्यूट्रॉन जब धीमी गति से आ रहा होता है किसी भारी नाभिक के केंद्रक में, तो ये जो केंद्रक होता है ये 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ये क्या होता है? 2 हल्के नाभिक में, यानी जो 92 यूरेनियम था ये टूट जाएगा 36 क्रिप्टॉन और 56 बेरिलियम में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? 56 क्रिप्टॉन और 36 क्रिप्टॉन और 56 बेरिलियम में। ये परमाणु भार भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और एक न्यूट्रॉन जो धीमी गति से आया था, एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन। अब देखना एक चीज़ यहाँ पर कि जरूरी नहीं है कि वो 3 ही न्यूट्रॉन निकले, 3 से ज़्यादा न्यूट्रॉन भी निकल सकते, हो सकता है 15, 16, 21 बहुत निकल सकते हैं, लेकिन औसतन 3 निकलेंगे। औसतन क्या होंगे? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। और फिर क्या उत्पन्न होगा? ऊर्जा। क्या उत्पन्न होगा? ऊर्जा। ये जान लीजिए क्या कि 1 ग्राम यूरेनियम में विस्फोट कराने के बाद जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उतना आप 1000 टन, यानी 1000 नहीं 10 टन कोयला जितना जलाएंगे, जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ना, ऊर्जा, उतना 1 ग्राम यूरेनियम के विस्फोट से उत्पन्न होगा, विखंडन से। तो हमने क्या बताया कि जो परमाणु बम है ये किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? भारी परमाणुओं के नाभिक में जब हम धीमी गति से कोई न्यूट्रॉन भेजते हैं तो ये जो भारी नाभिक होता है, ये भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। वो दोनों हल्के नाभिक का क्या नाम है? 36 क्रिप्टॉन 56 बेरिलियम ये। और इसी की खोज जो नए द्वितत्वों बनाने की जो खोज की थी वो शुरुआत किया था किसने? फर्मी साहब ने। लेकिन विखंडन करने की शुरुआत जो किसने किया था? तो ऑटो हान साहब ने किया था। यही मैंने पीछे समझाया आपको। तो जब 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा कि 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। 3 न्यूट्रॉन, जैसे कि ये मान लो कि एक यूरेनियम है, ये टूटेगा 2 भागों में। फिर उसके बाद क्या होगा कि 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने न्यूट्रॉन? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है ये क्या होगा? यूरेनियम के और नाभिक को तोड़ेंगे। ये तीन बहुत तेज़ी से ये क्या होगा? यूरेनियम को, यानी कुछ ही सेकंड में यूरेनियम क्या होता है? पूरी तरीके से क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी कि इसमें इस क्रिया में क्या होता है कि ये जो नाभिक है, जो भारी नाभिक है, ये पूर्ण रूप से किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा में। आप सोचेंगे सर कि हम तो लकड़ी जलाते हैं तो काहे उतना ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, आप कोयला जलाते हैं तो उतनी ऊर्जा काहे नहीं उत्पन्न होता है? क्योंकि आप जब कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो उसमें राख या धुआं उत्पन्न होती है, कुछ न कुछ अवशेष बचता है। लेकिन इस परमाणु बम जो, यानी कि जिसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस फिजन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस फिजन में क्या होता है कि इस यूरेनियम को पूरी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से इसे हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि द्रव्यमान को पूरी तरीके से ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ धुआं राखी से उत्पन्न नहीं होता है, कोई धुआं राखी से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इतनी भारी भरकम मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आपको ये याद रहे कि यूरेनियम 235, और इसमें कुछ बातें और भी बच जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं। 12वें यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन धीमी गति से हम भेजेंगे, तेज गति से नहीं भेजेंगे। अगर तेज गति से आपने भेजा तो ये न्यूट्रॉन को बैठा के हलचल करने लगेगा, तब विस्फोट नहीं होगा। धीमी गति से न्यूट्रॉन भेजना होता है, धीमी गति से न्यूट्रॉन भेजा जाएगा तो उसमें क्या होगा? विखंडन होगा। और विखंडन होने के बाद कुछ ही सेकंडों में पूरी के पूरी जो ये यूरेनियम होगा, ये यूरेनियम पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऊर्जा में।
और ऊर्जा में जब जैसे ही कन्वर्ट होगा तो कुछ ही सेकंड में जिस जगह पे परमाणु बम का विस्फोट होगा, यानी किसी परमाणु बम का जो विस्फोट होगा, तो वहाँ का कुछ ही सेकंड में तापमान जो होगा वो 7000 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा। तो अगर आप किसी तालाब में सोच रहे हो कि जब परमाणु बम का विस्फोट होने वाला होगा तो हम किसी तालाब में चले जाएंगे तो ऐसे समय में अगर आप तालाब में चले गए तो तालाब कब सूख कर तालाब में चिहाड़ फाड़ देगा। चिहाड़ जानते हैं ना कि बड़ी बड़ी दरारें कब फट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और आप उस चिहाड़ में चले गए होंगे। वो आप जाएंगे नहीं, उस फटे हुए जगह में आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आप तो धुआं बन करके, राख बन करके इस वायुमंडल में क्या होंगे, सैर कर रहे होंगे, राख बन करके एकदम मस्त होकर आप एकदम भोजपुरिया गाना गाते हुए आप सैर कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप मतलब मर चुके होंगे भाई, इतनी स्थिति खराब हो जाएगी। चलिए हम आपको थोड़ा सा परमाणु बम बनाना सिखाते हैं। मुझे लगता है एक वीडियो इस पर बनाना ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर परमाणु बम बनाना आपको सिखा देते हैं। चलिए देखिए परमाणु बम बनता कैसे है। देखिए परमाणु बम जो होता है कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 ले जाता है। लगता है टाइम लगेगा मुझे समझाने में। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, परमाणु बम कैसे बनता है। ये परमाणु बम बनाना हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई कम से कम उसमें भी 20 मिनट के आसपास का वो वीडियो में लगेगा कि परमाणु बम कैसे बनता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब लंबा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा समस्या बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि किस प्रकार से परमाणु बम बनता है। और जो लोगों ने पूरा वीडियो को देखा होगा अपना कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और सभी को धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।